सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा शर्मा। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे होगा राष्ट्र के नाम संबोधन। कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर प्रधानमंत्री अरुणाचल में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की रखेंगे नींव। वहीं त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर का करेंगे उद्घाटन। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव की सभा में टूटी भाषा की मर्यादा। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा, अमर्यादित टिप्पणी लोकतंत्र का घोर अपमान। मामले में भाजपा ने दर्ज की शिकायत। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एनएसयूआई की हार को लेकर भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, युवा वर्ग के बीच कांग्रेस और इसकी शाखाओं की लगातार गिर रही साख। कांग्रेस नेता को दी जेन जी क्रांति का भ्रम न पालने की सलाह। और एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 में भारत पाकिस्तान के बीच दुबई में आज होगा दूसरा महामुकाबला। भारत की नजर पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत पर। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्र के नाम उनका संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ईटानगर में 5,100 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें 3,700 करोड़ की लागत से सियोम उप बेसिन में स्थित 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 240 मेगावाट का हीओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 186 मेगावाट का टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री अरुणाचल प्रदेश में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तवांग में 9,820 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर की भी आधारशिला रखेंगे। 1500 से अधिक प्रतिनिधियों की क्षमता वाला यह सेंटर राज्य में पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता को बढ़ावा देगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली 1,290 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर का दौरा करेंगे और 51 शक्तिपीठों में से एक माता बाड़ी में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। यहां प्रधानमंत्री माता की पूजा अर्चना भी करेंगे। कृषि को हमारी सभ्यता की आत्मा बताते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चावल हमारे किसानों का गर्व है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इस साल 30 और 31 अक्टूबर को भारत मंडपम में आयोजित होने जा रहा है BIRC 2025 भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन होगा जिसमें किसान, वैश्विक खरीदार और विभिन्न हितधारक एक ही मंच पर एकत्रित होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा,
कि ये आयोजन भारत की चावल विविधता और गुणवत्ता मानकों का प्रतीक बनेगा। साथ ही ये व्यवसाय से व्यवसाय संबंधों को भी और मजबूत करेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले 5 वर्षों में कृषि और कृषि आधारित निर्यात को दोगुना करने की दिशा में यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि किसानों का हित किसी भी व्यापारिक समझौते में सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। Agriculture has always been the soul of our civilization. The BIRC 2025 Bharat International Rice Conference, the world's largest rice event with farmers, global buyers, and stakeholders brought together under one roof, is being held at the Bharat Mandapam on October 30th and 31st this year. I am sure this will also accelerate our vision to double agri and agri-based exports in the next 5 years. भारत ने किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पौधों के स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन, कीटों और विषाणु जनित रोगों से बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्वच्छ पौध कार्यक्रम CPP की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी योजना को 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से लागू कार्यक्रम में 1765.67 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है, जिसमें CPP का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली वायरस मुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराना है। इसके लिए देश भर में 9 स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ही पुणे, नागपुर और सोलापुर में 3 बड़े केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही आधुनिक नर्सरियों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। इन नर्सरियों के जरिए हर साल करीब 8 करोड़ रोग मुक्त पौधे किसानों तक पहुंचेंगे। इस पहल के लिए इजराइल और नीदरलैंड जैसे देशों से तकनीकी सहयोग सुनिश्चित किया गया है। पुणे में एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी, जहां मूल पौध प्रजातियों पर शोध और परीक्षण होंगे। किसानों के लिए यह कार्यक्रम सीधा लाभ लेकर आएगा। साथ ही योजना महिला किसानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है और देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट किस्मों को बढ़ावा देती है। स्वच्छ पौध कार्यक्रम को मिशन लाइफ और वन हेल्थ जैसी पहलों से जोड़कर टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। थिंक इंडिया दक्षिणापथ सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिरकत की। वहां उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को रोजगार का सृजनकर्ता बनाएगी और साथ ही उन्होंने बताया कि भारत पहली बार अपने इतिहास में स्किल एक अनिवार्य विषय उसको शामिल कर रहा है। National Education Policy is a philosophical document to achieve the target of Viksit Bharat by 2047, by next 2 decades. In each and every recommendation of NEP is very fundamental and very enter clarity of the recommendation we have to implement in toto the national education policy. Last time, from standard 6 onward, skill will be a
subject in our curriculum. Previously, skill was optional. Skill was elective. But henceforth, skill will be the formal part of education. दिल्ली विश्वविद्यालय में शानदार प्रदर्शन कर 4 में से अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत दर्ज करने के बाद अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने दूसरे छात्र संगठनों का सूपड़ा साफ कर दिया है। इस जीत पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि कोई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टिश्यू पेपर का एक डिब्बा भेज दे जो जेनजी क्रांति का भ्रम पाल रहे हैं, जबकि एनएसयूआई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगातार चुनाव हार रही है। पिछले साल ही एबीवीपी ने पटना विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, जेएनयू दिल्ली विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के कई विश्वविद्यालयों और अब हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी अपनी पकड़ बना ली है। जाहिर है युवा वर्ग के बीच एबीवीपी अपनी पैठ लगातार गहरी करती जा रही है, जबकि कांग्रेस की छात्र शाखा एनएसयूआई अपनी जमीन खोती जा रही है। भाजपा नेता बंदी संजय कुमार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक जीत पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय की जनरेशन जी एबीवीपी के साथ है। ये क्लीन स्वीप हैदराबाद विश्वविद्यालय में जेन जी द्वारा राष्ट्रवादी विचारधारा में रखे गए विश्वास को दर्शाता है। पंजाब से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय और फिर हैदराबाद विश्वविद्यालय तक हर जीत के साथ हर कैंपस में भगवा लहर गति को जनादेश में बदल रही है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हर तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं। तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर फिर से अमर्यादित टिप्पणी की गई है। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से उनकी मौजूदगी में एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र का घोर अपमान है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है, और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज,
फिर से स्थापित करने का काम करें। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की हवा अब निकलने लगी है। ताजा मामला इस मुद्दे पर उनके सलाहकार रहे योगेंद्र यादव का है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योगेंद्र यादव की एक वीडियो डालकर लिखा, सच सामने आ गया है। अमित मालवीय ने जो वीडियो साझा किया है उसमें योगेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि इस मामले में कोर्ट जाइए, शपथ पत्र दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो के जरिए भाजपा नेता अमित मालवीय ने वोट चोरी के आरोप पर सियासत कर रहे राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी के सलाहकार योगेंद्र यादव ने एक बार फिर सच कह दिया है। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि वोट चोरी का पूरा अभियान बिना किसी सबूत के है। अमित मालवीय लिखते हैं कि इसका मकसद सिर्फ शक पैदा करना, प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करना और राहुल गांधी को अच्छा दिखाना है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग की ओर से नेता प्रतिपक्ष से बार बार इस मुद्दे पर शपथ पत्र मांगा गया, जिसे अब तक कांग्रेस या राहुल गांधी की ओर से नहीं दिया गया। इस मुद्दे को भी अमित मालवीय ने एक बार फिर उठाया। वो पोस्ट में लिखते हैं कि इसलिए हैरानी नहीं है कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने, चुनाव आयोग में कोई शिकायत दर्ज करने या कोर्ट जाने से मना कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वोट चोरी के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने पोस्ट में लिखा कि व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा पर जेन जी जो उनके झूठ को निगलने से इनकार करते हैं, अब समय आ गया है कि वैचारिक लड़ाई को तेज किया जाए और ऐसी धोखेबाजी वाली राजनीति को हमारे राष्ट्रीय विमर्श से बाहर कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सरकार ने कुछ हिंदी समाचार चैनलों को ज्यादा उर्दू शब्दों के इस्तेमाल के लिए नोटिस भेजा है। चैनलों को भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इस सोशल मीडिया पोस्ट का फैक्ट चेक किया जिसमें यह दावा गलत साबित हुआ है। पीआईबी ने बताया कि इस पोस्ट में कही गई बातें गलत हैं और भ्रामक हैं। पीआईबी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक दर्शक की शिकायत से संबंधित नोटिस चैनलों को भेजा है और चैनलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो शिकायतकर्ता को द्वारा की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराएं और संबंधित नियमों के अनुसार मंत्रालय को भी सूचित करें। सरकार ने किसी एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर चैनलों को नोटिस भेजा, ना कि उर्दू के इस्तेमाल के लिए। भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर दिग्गज अभिनेता मोहनलाल ने इसे मलयालम फिल्म उद्योग को समर्पित किया है। अभिनेता मोहनलाल ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को अपने जीवन का सबसे महान क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे मलयालम सिनेमा की कला, विरासत और संघर्ष का प्रतीक है। मोहनलाल ने मलयालम फिल्म उद्योग के तमाम कलाकारों के प्रति अपना प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। Kind of responsibility to do better films, to give more content, more moral to the public, and to be more disciplined. This is how you construct your life. But as an actor, I always respect my profession. So nothing called redefining it. Okay. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक विकसित और नशा मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के बैनर तले स्वयंसेवी संस्था
विशालाक्षी फाउंडेशन ने नशा मुक्त भारत अभियान को पूरा करने के लिए दिल्ली के कश्मीरी गेट से दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी तक की पदयात्रा की। पदयात्रा में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त युवा के उद्घोष में दिल्ली विश्वविद्यालय के 5000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया और नशा मुक्त भारत के जय घोष को बुलंद किया। खेल मंत्रालय ने इस अभियान को 21 सितंबर 2025 यानी आज के दिन देश के 123 संस्थाओं ने पूरे देश भर में 1700 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम किए और विकसित भारत नशा मुक्त युवा बनाने का संकल्प लिया। मिनिस्ट्री ने 123 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस और यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस को चूज किया है एक अभियान के लिए जिसका नाम है नशा मुक्त युवा फॉर अ विकसित भारत। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है विकसित भारत का जो 2047 तक पूरा करना है। इस कड़ी में हमारे युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें से आज एक प्रयास ये हो रहा है। आज 123 संगठन, 123 संस्थाएं पूरे भारत में 1700 अलग अलग लोकेशन पे 1700 इवेंट कर रहे हैं नशा मुक्त युवा और विकसित भारत के लिए। और इसी के साथ ही दूरदर्शन समाचार के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। हमें और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।